नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक आगे इसी वीडियो में एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। इस समय की दोस्तों एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, देश में एक तरफ कोरोना के कारण तबाही है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है सोशल मीडिया पर। इस बीच सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के यहां पर दिया था, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर मोदी पीएम बने तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, मनमोहन सिंह ने अपने बयान में आगे कहा है कि गुजरात की सड़कों पर नरसंहार कराने वाले को पीएम बनाना देश के लिए विध्वंसकारी होगा। उन्होंने अपने इसी बयान में आगे कहा था कि अगर फिर भी मोदी पीएम बनते हैं तो निर्दोष जनता का नरसंहार कराया जाएगा, जो कि बयान आज की परिस्थितियों में सच भी साबित होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट तक यह कह चुका है कि यूपी में नरसंहार हुआ है और जो जनता की जान जा रही है यह सीधे तौर पर सरकार का नरसंहार ही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, यह बयान सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मोदी के यहां पर इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है और लोगों का भारी समर्थन भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगातार सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है। तो वहीं एक तरफ आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहां पर पुराना बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है सोशल मीडिया के जरिए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी के धुर समर्थक भी अब छोड़ रहे हैं मोदी का साथ, बोले इस वक्त इमेज बनाने के बदले मदद करना जरूरी है। आप लोगों को बताते चले, अभिनेता अनुपम खेर अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते नजर आए हैं। ऐसे वक्त में जब देश कोविड महामारी की विभीषिका झेल रहा है और लोग सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की जबरदस्त तरीके से आलोचना कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन अब अनुपम खेर ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि कोविड से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। उनके इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर जबरदस्त तरीके से यहां पर रिएक्शन भी दे रहे हैं और अनुपम खेर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। अनुपम खेर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि सरकार को अपनी इमेज बनाने से ज्यादा जान बचाने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई है। इस वक्त उन्हें यह समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। तो वहीं अनुपम खेर ने यह भी कहा है कि इस वक्त सरकार की आलोचना जायज है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आलोचना कई मामलों में जायज है और सरकार को वो काम करना चाहिए जिसके लिए लोगों ने उसको चुना है। मुझे लगता है कि तैरते हुए शवों से कोई निर्दयी इंसान ही प्रभावित नहीं होगा। देख सकते हैं कि बीजेपी के समर्थक रहे अनुपम खेर भी हो चुके हैं मोदी के धुर विरोधी और यहां पर दे दिया है बड़ा बयान। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, इजराइल को लेकर के इस्लामिक देशों में हलचल हो चुकी है तेज, सऊदी अरब हो चुका है सख्त। आप लोगों को बताते चले, हमास ने कहा है कि इजराइल ने यरूशलेम और अल अक्सा में उकसाने वाला काम किया है और इसकी आग गजा तक पहुंच गई है। आप लोगों को बताते चले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार हमास ने कहा है कि टकराव बढ़ाने का जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी इजराइल की ही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई मुस्लिम देशों ने इजराइल की खुलकर के यहां पर निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवारों के निकालने की इजरायली योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले, गोरखपुर में भारी बवाल, मस्जिद में घुसकर के इमाम की पिटाई करने वाला दरोगा किया गया है निलंबित। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के राजघाट क्षेत्र में एक मस्जिद में इमाम से मारपीट और गाली गलौज करने के मामले में एक दरोगा को यहां पर निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राजघाट थाना क्षेत्र के पंडेहटा में स्थित नई मस्जिद के इमाम मोहम्मद हाशिम को पुलिस चौकी प्रभारी अरुण सिंह ने मस्जिद के अंदर यहां पर मारा पीटा और गाली गलौज की। तो वहीं इसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को घेर लिया जैसे ही उनको इसकी सूचना मिली, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने बुझाने पर लोगों का गुस्सा यहां पर शांत हुआ है। देख सकते हैं कि गोरखपुर में बवाल देखने को मिला है। मस्जिद में घुस करके इमाम की पिटाई करने वाला दरोगा कर दिया गया है निलंबित। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से गांवों में फैल गया है कोरोना। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग और योगी सरकार दोनों ही फेल हैं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के लिए सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगा दी है। अदालत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार संक्रमण मुक्त पंचायत चुनाव कराने में पूरी तरीके से यहां पर विफल रही है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि पहली लहर के दौरान कोरोना गांव तक नहीं पहुंचा था, अब गांवों में भी तेजी से फैल रहा है। न्यायालय के अनुसार राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करना इस समय बहुत ही कठिन है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, हाई कोर्ट के अंदर योगी सरकार भी अब बेनकाब हो चुकी है। हाई कोर्ट के सामने गृह सचिव ने आखिर कबूला टेस्टिंग घटाई गई है, दवाओं की कमी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बेपर्दा हो चुकी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और यहाँ पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बता दिया है फेल। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा वैक्सीन, ऑक्सीजन और पीएम गायब है, बस रह गया है सेंट्रल विस्टा। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। रोजाना 3.5 लाख के करीबन मामले सामने निकल के आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी गायब हैं। उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहां वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पूरी पंचायत में एकमात्र मुस्लिम परिवार, बाकी सब हिंदू, फिर भी मुस्लिम बना है प्रधान। गांव वाले बोले हम सब एक परिवार हैं। आप लोगों को बताते चले, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस अयोध्या की जिसे सालों तक सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंका जाता रहा है। वह अयोध्या जिसे कुछ राजनीतिक दलों ने उग्र हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके ही रख दिया था, उसी अयोध्या ने कौमी एकता की एक ऐसी शानदार मिसाल पेश की है जिसे जान करके आप वाह वाह कहे उठेंगे। एक ऐसा पंचायत जहां पर सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता है, बाकी सभी हिंदू हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो सभी हिंदुओं ने मिलकर के मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव भी जितवा दिया। यह मामला है अयोध्या के मवई ब्लॉक के रजनपुर ग्राम पंचायत का। यहाँ पर महज एक ही मुस्लिम परिवार रहता है और बाकी सभी वोटर हिंदू समाज से आते हैं। प्रधान के पद पर करीब 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनमें से कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा था, तो कोई धर्म के नाम पर, तो कोई पैसे बांट रहा था। तो वहीं कई उम्मीदवार चुनाव जीतते ही जमीन का पट्टा दिलाने, पेंशन बनवाने और आवास दिलवाने जैसे वायदे कर वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हुए थे। इन 8 उम्मीदवारों में से एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे हाफिज अजीमुद्दीन खान। बहुत सारे लोग हाफिज साहब को चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। बहुत सारे लोग उन्हें समझा रहे थे कि ना तो आपके मजहब के लोगों का वोट है और ना ही आप किसी को शराब पिला सकते हैं, आप चुनाव जीतेंगे आखिर कैसे। हाफिज साहब का कहना था कि गांव के लोगों के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इसी रिश्ते की बुनियाद पर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गांव के लोगों ने सभी प्रलोभनों और पैसों को ठुकराया और हाफिज साहब के विचारों और व्यवहार पर यहां पर मुहर लगाई। जाति धर्म के सारे ही हथकंडे फेल हो गए। हाफिज अजीमुद्दीन खान चुनाव जीत गए। हाफिज साहब पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लोगों ने इसे उनकी सबसे बड़ी योग्यता माना है और उन्हें चुनाव जीता करके सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। ये मामला अयोध्या से सामने निकल के आया है। देख सकते हैं कि कैसे पूरी पंचायत में एकमात्र मुस्लिम परिवार, बाकी सभी हिंदू, और यहाँ पर फिर भी मुस्लिम बना है प्रधान और गांव वाले ने खुला समर्थन या कह लीजिए एक तरफा वोट दे दिया है इस मुस्लिम उम्मीदवार को और चुनाव भी जीत गया है। ये मामला अयोध्या से सामने निकल के आया है। ये करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं।
तो वहीं दोस्तों इस खबर पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर बोला है जोरदार हमला, कर दी है सीबीआई जांच की मांग। आप लोगों को बताते चलें, गोवा की भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोरोना से हो रही मौतों के लिए हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे को जिम्मेदार बता करके उन्होंने मांग की है कि सीबीआई उनके महकमे की तुरंत जांच करे। एमएलए मॉन्सेरेट ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर को पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के इलाज का कोई भी बंदोबस्त राज्य में नहीं किया गया। राणे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। गोवा के अस्पतालों में लोगों के इलाज के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। उनका कहना है कि हम अपने करीबी लोगों को लगातार खोते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को मौतों पर भी किसी तरह का दुख नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, ये यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक ने मांग कर दी है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, दुनिया से ले मदद, वैक्सीन बनाने के लिए बंगाल जमीन देने को तैयार है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस बार उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर के चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए ताकि वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सके। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की मांग की है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा है कि बंगाल की 10 करोड़ और देश की 140 करोड़ आबादी को वैक्सीन की तत्काल जरूरत है, लेकिन अभी बहुत छोटा हिस्सा ही कवर हुआ है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन इंपोर्ट की जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों और एक्सपोर्ट की सलाह ली जा सकती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार आपदा में अवसर वाली सरकार है, जरूरी चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी तुरंत हटाई जाए, ये यहाँ पर कांग्रेस ने मांग कर दी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आपदा में अवसर वाली सरकार होने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसे अपना राजधर्म निभाते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों को यहाँ पर जीएसटी के दायरे से तुरंत मुक्त करना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी दावा किया है कि अगर टीकों, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन से जीएसटी हटा ली जाए तो जनता एवं राज्य सरकारों को 6,000 करोड़ रुपए का वार्षिक फायदा होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि टीके पर 5% का यहां पर जीएसटी ले रही है केंद्र सरकार। ये यहां पर दोस्तों आज की बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं। दिन भर के मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।